वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वेक्टर एनालिसिस के फोर्थ लेक्चर में। तो बच्चों, वेक्टर एनालिसिस के फोर्थ लेक्चर को पढ़ने से पहले जो लोगों ने वेक्टर एनालिसिस के थर्ड लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो फटाफट से जाकर के उसको देख लीजिए ताकि आपके डाउट्स वहां से क्लियर हो सके और आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी हो सके। तो बच्चों, आज हम लोग आ चुके हैं सदिशों के घटाने के बारे में, क्योंकि सदिशों का योग हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन सदिशों का योग के बाद छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि क्रम विनिमय जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं बता दूं। क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय का मतलब होता है कि यदि आप किसी एक क्वांटिटी को वेक्टर ऑफ ए को अगर आप वेक्टर ऑफ बी के साथ ऐड करते हो तो सीधी सी बात, वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू का एडिशन करोगे, वेक्टर सम करोगे तो आपको आर मिलेगा। और ये भी मैं बता दूं कि जो आर की वैल्यू मिलेगी वो आर की वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ ए के वैल्यू होगी। मतलब क्या है इसका सिंपल सा मतलब है कि वेक्टर ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू वेक्टर ऑफ बी प्लस ए की क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। तो ये कहानी क्लियर हो गई क्रम विनिमय के नियम में। तो बच्चों, अब हम लोग ये बात तो तय कर लिए कि सदिशों का योग जो है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। आज हम बात करेंगे थोड़ा आगे बढ़ करके, आप देखेंगे कि सदिशों के घटाने कैसे करे जाते हैं। ठीक है, तो सदिशों का घटाना, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो व्हाट डू मीन बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? लेट्स फाइंड आउट। अगर हमारे पास दो वेक्टर है जैसा कि हम ग्राफिकल मेथड में देख पाएंगे, ठीक है, पहला तो अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूं, मेरे पास वेक्टर ऑफ ए है और ये मेरे पास एक वेक्टर ऑफ क्या है, बी है। ठीक है, तो अगर मैं वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी का सम करने की कोशिश करूं तो सिंपली आप करते क्या थे, वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी का सम करने के लिए इसको आप यहां लगा देते थे और इसको ज्वाइन कर लेते थे सिमिलरली। बट आज मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं तो मेरे पास जोड़ने का इसका दो नियम है। वैसे तो सदिशों का घटाना दिखाया कैसे जाता है, तो सदिशों का घटाना, अगर मेरे पास दो सदिश है, सदिशों वेक्टर ऑफ ए तथा वेक्टर ऑफ बी का अंतर, मतलब वही सब्सट्रैक्शन अंतर, वेक्टर ऑफ आर का निरूपण। तो बच्चों, निरूपण कैसे करें? तो वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी, जहां प्लस था वहां माइनस लगा दी। बात क्लियर हो रही है? यहाँ a माइनस बी है, ये पॉसिबल कैसे है? ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ a प्लस माइनस वेक्टर ऑफ बी। मतलब ये पॉसिबल इस तरीके से है। मतलब ये है कि आप किसी एक वेक्टर को अगर आप इंटरचेंज कर दे अपनी पोजीशन से तो वो सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा। मतलब इसको दिखाने का दो तरीका हो सकता है, एक तो ये है, क्लियर। तो आपने क्या किया कि इस वाले वेक्टर को जो यहाँ लगा हुआ है वो आपने फिलहाल के लिए इस तरीके से दिखा रखा हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे दिखा सकते हैं, या फिर बच्चों इसको जस्ट इंटरचेंज करके ये ऐसे लगा दीजिए, ये लगा दिया ऐसे। तो ये हो गया वेक्टर ऑफ ए और ये बच्चों हो गया वेक्टर ऑफ बी। तो फाइनली इसका जो वैल्यू हो गया वो माइनस बी हो गया, इंटरचेंज हो गया, और अब ये इसका वैल्यू होने वाला है कुछ इस तरीके से, आर जो है वो हो जाएगा वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी। सिमिलरली बच्चों, मैंने एक बार क्या किया, बी को इन्वर्ट कर दिया। मेरे पास एक और रास्ता है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब अगर मुझे क्या करना हो कि ये वाली वैल्यू यहीं पर है, बी वाली वैल्यू, और मैं ए की वैल्यू को इधर कर दूं, मतलब इंटरचेंज कर दूं, ये कुछ इस तरीके से माइनस, तो फिर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो ऐसे करके आर को रिप्रेजेंट करेगी और वो हो जाएगा बच्चों आपका वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। ये कहानी भी वही होती है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सदिशों का घटाना अगर आपको करना है तो किसी एक सदिश को इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, जिससे आप a माइनस बी निकाल सकते हैं। ये इसका ग्राफिकल निरूपण हो गया, ठीक है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, ग्राफिकल मतलब ग्राफी निरूपण। अब मैं ग्राफिकल निरूपण के बाद बात करूंगा एनालिटिकल मेथड पर कि इसको एनालिटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें।
तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो सदिश जैसे कि एज इट इज पहले थे वैसे कुछ ही इस तरीके से है। वेक्टर ऑफ ए है ये बच्चों, और मेरे पास दूसरा जो वेक्टर था वो कुछ इधर था, वेक्टर ऑफ बी। तो आप इसका जो परिमाण निकालते थे वो कुछ इस तरीके से निकालते थे, यहाँ पे इसका परिमाण मिल जाता था। इसको आप कहते थे वेक्टर ऑफ आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। ये कुछ इस तरीके से इसका एडिशन होता था। अगर मैं इनमें से एक को पलट दूं, ये कुछ इधर ऑपोजिट कर दूं, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ऑफ बी। तो ये वेक्टर ऑफ माइनस बी हो गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालूंगा वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ बी का, तो वो कुछ इधर आएगा। और ये वाली जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी आर डैश, और ये होने वाला है वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी। तो ये हमें आज फाइंड आउट करना है। आइए फाइंड आउट करते हैं इस वाली वैल्यू। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो किसी एक वैल्यू को आपने इंटरचेंज कर देना है, इससे आप सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो सब्सट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि यहाँ पर कितना एंगल बनता था, थीटा। तो अब आपको इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये एडिशन के लिए होता था बच्चों, ये एडिशन के लिए था। अब हम एडिशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सब्सट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाले फॉर्मूला को फॉलो करिएगा। तो सब्सट्रैक्शन के लिए आप नीचे आइए और इस वाले रिजल्टेंट को फॉलो करिए जिसका नाम आर डैश होगा। तो बच्चों ये पूरी लाइन तो 180 होगी, उनमें से ये थीटा तो ए प्लस बी के लिए था। अब यहाँ पे आपको ए माइनस बी निकालना है, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए ए और माइनस बी के बीच में, और ये बच्चों हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, तो नाउ अगर आप बात करो एनालिटिकल की, मतलब विश्लेषणात्मक की, एनालिटिकल मेथड की, तो एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले बच्चों आपको चाहिए वेक्टर ऑफ ए और वेक्टर ऑफ माइनस बी के बीच का एंगल, और वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है ना। अतः बच्चों वेक्टर ऑफ आर डैश का मॉड इज इक्वल टू, मॉड का मतलब केवल परिमाण बच्चों, अंडर रूट फॉर्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे तो भी ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2ab, केवल हमें आपका मैग्नीट्यूड चाहिए a b, और यहाँ पर आप लिखेगा cos 180 माइनस थीटा। रिमेम्बर यहाँ पे थीटा हुआ करता था एडिशन के लिए, लेकिन अगर आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो थीटा की वैल्यू आप 180 माइनस थीटा लीजिएगा। नाउ जो आपका सब्सट्रैक्शन होगा वेक्टर ऑफ आर डैश की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। मतलब आप इसको लिख सकते हैं r dash is equal to vector of a minus vector of b is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta। ओके, ये इन होल अंडर रूट। तो ये आपकी वैल्यू आ गई सब्सट्रैक्शन की। अब थोड़ा आगे बढ़ते बच्चों और इसकी दिशा निकालते हैं। अगर मैं ऊपर की दिशा के बारे में बात करूं तो ये दिशा आप क्या निकालते थे बच्चों, अल्फा। तो बच्चों मैं अब इस वाले की बात कर रहा हूं, आर डैश के बारे में बात कर रहा हूं जो कि सब्सट्रैक्शन है। तो उसकी एक के साथ डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं बता दूं कि ये दिशा ये वाली चाहिए आपको, ये वाली दिशा, और ये वाली दिशा आप बीटा ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यदि मान लिया जाए, यदि परिमाण की दिशा, परिमाण मतलब सब्सट्रैक्शन, परिमाण की दिशा क्या हो, बीटा हो, तब बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों बी साइन थीटा, जैसा कि आपने उसमें देखा था। मैं बस वही बदल रहा हूं। और यहाँ पे बच्चों ए था और साथ में यहाँ पे था प्लस, और कॉस बी कॉस 180 माइनस थीटा यहाँ पर भी और बच्चों यहाँ पर भी 180 माइनस थीटा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस थीटा, थीटा ही होता है तो साइन थीटा ही रहेगा बच्चों, और नीचे हो जाएगा माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा। तो ये है सदिशों के घटाने में परिणामी आर डैश की दिशा क्या है, बीटा, और वो है माइनस। अब मैं थोड़ा इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करूं तो आपने परिमाण निकाल लिया, दिशा निकाल लिया। अब क्रम विनिमय के थोड़े से बारे में बात कर लेता हूं कि इसके क्रम विनिमय का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर मैं क्रम विनिमय के बारे में बात करूं तो
सदिश आपकी अगर इधर है ए, और अगर आपने -b को इधर एस्टिमेट करा हुआ है तो आपका रिजल्टेंट ये होगा जो कि होगा बीटा मान लीजिए, और इसको आपने ज्वाइन कर लिया। अगर मैं यही ए को ऑपोजिट डायरेक्शन में माना होता और आपका ये बी यही रहा होता और ए इस साइड में, तो ऐसे केस में आपका जो रिजल्टेंट आता आर डैश वो इस साइड आता, और इस समय आपका जो ये बी है बी ही रहता और ए माइनस में हो जाता, और ऐसे केस में आपका जो डायरेक्शन मिलता वो कुछ और मिलता, बीटा डैश मिल सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिशाएं जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाली है। यहाँ पर कुछ और होने वाली थी इस दिशा में, और यहाँ पे कुछ और। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करूं कि स्टार बनाकर कि वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू बराबर होती थी वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ ए, ये तो होल्ड करता, वो तो होल्ड करता। लेकिन अगर मैं बात करूं वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी की और वेक्टर ऑफ बी माइनस वेक्टर ऑफ ए की, तो इसकी वैल्यू डायरेक्शन के साथ कभी मैच नहीं करेगी, क्योंकि इसकी दिशा अलग आएगी, इसकी दिशा अलग आएगी। ए माइनस बी करेंगे तो अलग आएगी, बी माइनस ए करेंगे तो अलग आएगी। इसका मतलब ये क्रम विनिमय के नियम को पालन नहीं करता है, मतलब सदिशों का अंतर क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है बच्चों। ओके, याद रखिए। तो सदिशों का योग नियम का पालन करेगा लेफ्ट और राइट बदलने पर, लेकिन ये नहीं करता है। तो बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम जब सदिशों का योग और सदिशों का घटाना जान गए हैं, तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को, टॉपिक को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मान लिया गया किसी सदिश राशि के परिमाण, सदिश राशि के परिमाण जो है, सदिशों के परिमाण जो है वो है 3 मात्रक और 4 मात्रक। ओके, 3 यूनिट और 4 यूनिट, 3 यूनिट तथा 4 यूनिट। यदि इसके योग का परिमाण क्रमशः एक बार बच्चों 7 यूनिट हो, ठीक है, एक बार आपका 37 रूट में हो, और एक बार आपका 1 हो, तब ये सारे केस में बच्चों अलग अलग केस है में सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करें। तो सिंपल है बच्चों, अगर आपको सदिशों के परिमाण दिए हुए हैं और उनका परिणाम ही दिया हुआ है, तो आप इसका एंगल निकालेंगे। एक मैं एंगल करके दिखाता हूं अब। तो बच्चों फॉर्मूला होता है पहला, r इज इक्वल टू अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही ना। तो r की जगह पे आप वैल्यू रख लीजिएगा 7, और ये बच्चों रूट इधर भेज दीजिएगा स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos थीटा। ठीक, सिमिलरली मैं बात करूं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49 बच्चों। तो ये 49 इज इक्वल टू 25, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 cos थीटा। ओके, इसको इधर ले आइए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए बच्चों। तो 24 इज इक्वल टू 24 cos थीटा। 24 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1, और cos थीटा 1 किसकी वैल्यू होती है? cos थीटा 1 आपकी वैल्यू हो जाएगी sin cos 90 की। cos थीटा की वैल्यू ध्यान दीजिएगा 1 0 है बच्चों, ठीक है, cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 0 डिग्री। तो सदिशों का
परिणाम 7 तभी आएगा जब थीटा की वैल्यू क्या बनेगी 0 डिग्री। याद रखिएगा अगर यही कॉस के साइन होता तो ये 90 की वैल्यू आती। आई होप बाकी आप कर लेंगे। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, बाकी दोनों कर लीजिएगा बच्चों। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। सदिशों के परिमाण 3 यूनिट व 4 यूनिट है, मात्रक है। यदि 60 डिग्री का कोण आंतरिक करते हैं तब ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बच्चों? पहला वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी का मॉड निकालिएगा और बच्चों वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी का मॉड निकालिएगा। मतलब सदिशों का योग निकालना है, सदिशों का घटाना, ये दोनों काम आप करके हमें कल बताएंगे और अगले क्लास का वेट करेंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग गुणन के बारे में भी बात करेंगे, क्या होता है सदिशों का गुणन। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।